हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस अमेजिंग से बैच को जिसका नाम है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स। तो भैया, अभी तक तुमने चाहे कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अभी तक आप लोग बस प्लान करते रह गए, कर नहीं पाए शुरुआत, तो आज के बाद चिंता नहीं करनी है। बस एक एक लेक्चर को अच्छे से देखना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एबीसीडी से पढ़ेंगे, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। और जहां तक फिजिकल केमिस्ट्री कंसर्न है बेटा, बिल्कुल आप उसकी चिंता छोड़ दो। बस ईमानदारी से लेक्चर्स को सुनना, एक एक चीज आपको क्लास में ही याद हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं पता। और इसमें यह मत सोचना कि हो क्रैश कोर्स है तो बहुत तेज भगाएंगे, बिल्कुल तेज नहीं भगाऊंगा मैं। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज का रीजन दूंगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है, निश्चिंत रहना तुम इस चीज को लेके। बस हाँ, मुझे आप लोगों से बेटा एक ही एक्सपेक्टेशन होगी, बस ईमानदारी से हर लेक्चर को देखना है। उसके बाद जो डीपीपी दिए होंगे उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। क्लास क्वेश्चंस को भी आपको अपने से खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं बता दूं, न्यूमेरिकल्स बहुत टुच्चे होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, ये आप बहुत आसानी से फोड़ सकते हो। बस क्या चाहिए, आपको खुद से पेन चलाने की आदत होनी चाहिए, और वो मैं करवा दूंगा। पढ़ाई से प्यार हो जाएगा तेरे को, इतना आई एम एश्योरिंग यू। बट हाँ, बस लेक्चर देखियो मेरे, ठीक है। तो मेरे बेटा जी, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार अपना सी कोर्स जिसका नाम है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स। 2025 हमारा टारगेट है, नीट फोड़ना है। 650 700 नंबर आसानी से आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी क्रैश कोर्स से बहुत बच्चों के आए हैं बेटा, ठीक है। बट हाँ, ईमानदारी से फॉलो करना, अपने से जरूर पढ़ना। देखो, सेल्फ स्टडी का बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ही क्या, भगवान जी भी आके आपको पढ़ा देंगे ना, और आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यूअसली करते रहना। हाँ, लेक्चर मिस नहीं करना है, बिल्कुल ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ, जो हम आज तक कभी नहीं कर पाए वो चीज अपन को करनी है, ठीक है। चीजें आसान लगेंगी, सब कुछ समझ में आएगा, दिस इज व्हाट आई एम एश्योरिंग यू, ठीक है। तो शुरू करें। तैयार है मेरे बेटा? फुल ऑन जोश के साथ, जोश भरपूर रहना चाहिए भाई। और सुनो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि मैं यहां से बस प्रवचन दे रहा हूं और तुम सुने जा रहे हो, नहीं, तुम भी वहां बैठे बैठे चिल्ला के बोलो, आ जाएगी मेरे कान में आवाज। दिलों का कनेक्शन है भाई, उधर से आप कुछ बोलोगे मुझे सुनाई दे जाएगा, ठीक है। तो चलो फुल ऑन जोश के साथ शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पहला चैप्टर अपना नीट के जो कोर्स में है, और वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा जी, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये केवल नीट के लिए ही नहीं, मतलब केवल ऐसा नहीं कि ये इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे तो आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। बट इस चैप्टर के कंसेप्ट्स का पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आएगा तो फिर इसका मतलब केमिस्ट्री आसान लगने वाली है, और यही आपके इनिशियल, आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एप्टीट्यूड है उसको भी डेवलप करेगा, ठीक है। तो तैयार है मेरे बच्चे? तो चलो भाई छोटे बच्चों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। फर्स्ट चैप्टर हमारा, और वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है इस चैप्टर को। तो शुरू कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो बस तैयार हो ना, बिल्कुल दिल थाम के तैयार है ना पढ़ने के लिए? ईमानदारी से पढ़ेंगे मेरे बेटा, एंड विश्वास मान, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनियो मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज समझ में आनी है। तो पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने अभी इनिशियल वो किया, ठीक है, क्योंकि प्रवचन में ज्यादा देता नहीं, अपन पढ़ेंगे बस मस्त वाला, ठीक है। आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा मैंने 5 मिनट आप लोगों से इंटरेक्ट कर लिया। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा। तो भाई बच्चा कह रहा है, सर आज फर्स्ट डे है हमारे क्रैश कोर्स की, और आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लास है, आज आप क्या पढ़ाओगे मोल कॉन्सेप्ट में? तो चलो मैं बताता हूं आज हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। ये मत सोचियो कि ओ इंट्रोडक्शन जो उसमें होता था क्लासेज में, स्कूल में, कि सर अपना नाम बताएंगे फिर हमसे हमारा नाम पूछेंगे, नहीं, तुम्हारा नाम तो मेरे को पता है सबका। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि केमिस्ट्री क्या होती है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारा अपन लोग जानेंगे बेसिक। उसके बाद एक मस्त चीज कराने जा रहा हूं आपको आज। एटॉमिक वेट क्या होता है? ओके सर, बचपन से सुनते आए हैं एटॉमिक वेट,
ओके, इसके ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसके बाद मैं आपको मोल के बारे में भी बताऊंगा। ये मोल क्या बीमारी है, हम बचपन से सुनते आए हैं मोल वोल, है ना, कोई नंबर याद कर लेते हैं, मतलब कुछ नहीं पता होता। एक एक चीज का मैं रीजन के साथ समझाऊंगा, तब तेरे को देख पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और साथ ही साथ जो हम पढ़ेंगे उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब अपन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं मेरे बच्चे? तो चलो बेटा आज की पढ़ाई शुरू करते हैं मिलके। मैं दीपक वशिष्ठ, बच्चे प्यार से बोलते हैं डीवी ब्रो, अब तुम्हारा भी मैं हो गया हूं डीवी ब्रो। तो पढ़ाई शुरू करते हैं और केमिस्ट्री सीखते हैं बहुत ही मजेदार और रंगीन तरीके से। तो सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? ठीक है सर जी। तो भाई पहला प्रश्न आपके मन में यही उठ रहा है, पहला क्वेश्चन यही उठ रहा है, सर आप केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हो, आप सर हमारे साथ एंड तक रहोगे और केमिस्ट्री पढ़ाओगे, होती क्या है सर केमिस्ट्री, ये बताओ ना सबसे पहले, हमें तो यही नहीं पता सर केमिस्ट्री क्या बीमारी है। तो चल मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आपके मन में पहले यही डाउट उठ रहा है कि सर केमिस्ट्री होती क्या है, हमें ये बताओ ना। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मेरे बेटा, मैं बिल्कुल कोई क्रैश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझ के करेंगे अपन लोग। ठीक है, ओके, तभी पढ़ाई अच्छी लगती है, जब रटना नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठा, सर केमिस्ट्री क्या होती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बोथ वे कम्युनिकेशन रखना है, आप मुझे बताओ केमिस्ट्री क्या होती है, बताओ बताओ बताओ। देखो एक मेरा चिंटू क्या कह रहा है, सर केमिस्ट्री केमिकल की पढ़ाई को बोलते हैं। चल पगलू, ना, केमिस्ट्री केमिकल की पढ़ाई नहीं, ये बहुत आधी अधूरी डेफिनेशन है, सही भी नहीं है पूरी। तो फिर सर क्या होती है केमिस्ट्री, किस चीज की पढ़ाई है? तो सुन, आपने बेटा जी बचपन से एक चीज सुनी होगी, मैटर, सुना है मैटर? हां सर सुना है हमने मैटर। तो क्या होता है मैटर, बताओ बताओ। कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और वो वॉल्यूम घेर रही है, उसको अपन मैटर बोलते हैं। अच्छा, कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है, जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, इसका कुछ वजन है ना? हाँ सर, और ये वॉल्यूम भी घेर रहा है ना, तो ये मैटर है। ओके, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप रखा है, उसका कुछ वजन है ना मोबाइल का, और वो कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है, तो वो भी मैटर है। जिस चेयर पे आप बैठे हो, जिस बेड पे आप बैठे हुए हो, कुछ तो कह रहे थे हम तो खटिया पे बैठे हैं तो वो भी भैया मैटर है। तो दुनिया में जो भी चीज तुम्हें दिख रही है सब मैटर है, और जो नहीं भी दिख रही है, जैसे एयर, एयर बेटा, एयर में ऑलमोस्ट लगभग लगभग 80% नाइट्रोजन होता है और लगभग लगभग 20% ऑक्सीजन होता है, तो एयर का भी वजन होता है भैया। हाँ, और तो एयर का भी वजन है और एयर वॉल्यूम भी घेर रही है, तो वो भी मैटर है। तो दुनिया में कोई भी चीज जो तुम्हें दिख रही है या नहीं भी दिख रही है, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन है और कुछ वॉल्यूम घेर रही है, उसको अपन मैटर बोलते हैं। ये आप 5वीं 6ठी से पढ़ते आए हो। हाँ सर, चलो इसी बात को अंग्रेजी में लिख लेते हैं। ठीक है सर। सर आप तो केमिस्ट्री समझा रहे थे, तो आप ये मैटर में कहां से घुस गए, अभी बताता हूं। तो बट पहली चीज क्लियर हो गई ना, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग, ओके, एनीथिंग which has some mass, which has some mass and occupies some volume, and occupies some volume is called, is occupies some volume is called matter। ठीक है सर, मैटर अच्छे से समझ में आ गया। तो बस मेरे बच्चे, मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई और इसी की सारी प्रॉपर्टीज की पढ़ाई को अपन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ले, तेरा जो केमिकल है वो भी तो मैटर ही हो गया ना। हाँ सर, केमिकल का वजन होता है, कोई भी केमिकल है उसका कुछ वजन है, वॉल्यूम घेर रहा है। हाँ, बट ये मार्कर की भी डिटेल्ड पढ़ाई कि ये किस चीज का बना है, कैसे बना है, क्या प्रॉपर्टी है, ये पढ़ाई भी केमिस्ट्री है। डीवी ब्रो, किस चीज का बना है, कैसे बना है, क्या क्या प्रॉपर्टी है उस चीज की, ये क्यों, मैं भी तो मैटर हूं, क्यों, मेरा कुछ वजन है, मैं वॉल्यूम घेर रहा हूं। तो बस मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई और उसकी सारी प्रॉपर्टीज की पढ़ाई को ही केमिस्ट्री बोलते हैं। तो समझ में आया? तो केमिकल तो मैटर का बहुत छोटा सा पार्ट है ना। हाँ, एब्सोल्युटली राइट सर, अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज केमिस्ट्री। तो बेटा जी इस बात को आओ अंग्रेजी में लिख लो। Chemistry is the detailed study of, okay, chemistry is the detailed study of, okay, matter,
इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली राइट सर, आ गया सर बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है सर, मैटर के बारे में सर पता लग गया अपन को, केमिस्ट्री का पता लग गया, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है भाई, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको मैटर को डिटेल में पढ़ना है, और मैटर को सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। आपने नाम सुना होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसने दी थी। तो डाल्टन ने मैटर को सबसे पहले बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन किया। तो डाल्टन ने यह बोला कि दुनिया में जितना भी मैटर है ना, ये बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया एटम। मतलब दुनिया में हर मैटर, हर चीज एटम्स की बनी हुई है, ये डाल्टन ने प्रपोज किया। मतलब ये जो दीपक वशिष्ठ है, ये मैटर है ना, तो डाल्टन ने बोला एटम का बना है। ये छोटे 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 पार्टिकल हैं, इतने छोटे। लोगों ने पूछा भाई कितने छोटे, इसने बोला भाई इतने छोटे कि एक एटम तो क्या, मैं 1,00,000 एटम भी अगर चिपका के रख दूंगा ना, तब भी आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। अजी एटम इतना छोटा होता है कि एक एटम को देखने की बात छोड़, तू 10,00,000 एटम भी मैं चिपका के रख दूंगा ना, तो आप तब भी अपनी आंख से नहीं देख पाओगे, इतना छोटा होता है एक एटम। ओके सर ठीक है, अभी तक आत्मा क्लियर है बिल्कुल। केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई है, और मैटर को एक्सप्लेन किया डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला मैटर एटम का बना होता है। ओके सर जी, तो डाल्टन प्रपोज्ड दैट। ठीक है सर, अब धीरे धीरे हम काम की चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डाल्टन प्रपोज्ड दैट, जो अभी हिंदी में बोला उसी को अंग्रेजी में लिख लेते हैं। डाल्टन प्रपोज्ड दैट मैटर कंसिस्ट्स ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और एक चीज समझ में आ गई, कॉल्ड एटम्स। और इसने ये भी बोला कि यार एटम इतने छोटे हैं कि एटम से छोटा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोला डाल्टन ने। और आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि जो आपका एटम है इतना छोटा होता है एक एटम, कि आप एक एटम तो छोड़ो, 10,00,000 एटम भी मैं एक साथ चिपका के रख दूं ना, तब भी आप अपनी आंख से नहीं देख पाओगे। ओके सर जी, समझ में आ गया। तो भाई यहां से क्या क्या पता लगा? यहां से यह पता लगा कि केमिस्ट्री है मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई। मैटर बना है एटम का, तो अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर की सारी प्रॉपर्टी जाननी है। मैटर बना हुआ है एटम का, तो मतलब केमिस्ट्री पढ़नी है तो मुझे पहले एटम को जानना पड़ेगा। तो एक और डेफिनेशन हो गई, केमिस्ट्री एक तरीके से डिटेल्ड पढ़ाई है एटम्स की। अगर मुझे मैटर की प्रॉपर्टी को जानना है तो मुझे पहले एटम की प्रॉपर्टी को जानना होगा, क्योंकि एटम से ही मिलके मैटर बना है। तो अगर मैं एटम की सारी प्रॉपर्टी जान जाऊंगा तो उससे मैटर की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, और मैटर की प्रॉपर्टी जानना ही तो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री अगर मुझे पढ़नी है तो मुझे एटम्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एटम की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। तो कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं, केमिस्ट्री इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ एटम्स एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री इज, वाओ सर वाओ, पूरी स्लाइड आत्मा में समा चुकी है क्या? केमिस्ट्री इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ atoms and all of its properties। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। सच्ची बोलो, इतनी समझ में आ गई सबको? बहुत बहुत बढ़िया। अब थोड़ा डाल्टन के ऊपर और बात करते हैं। तो अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मुझे एटम को पहले पढ़ना पड़ेगा, एटम के बारे में सारा जानना होगा, एटम की सारी प्रॉपर्टी जाननी होगी। एटम की प्रॉपर्टी जैसे क्या? अरे एटम की प्रॉपर्टी जैसे एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर। अगर मैं एटम के बारे में सब जान जाऊंगा तो मैं मैटर के बारे में जान जाऊंगा, और मैटर को जानना ही तो केमिस्ट्री है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बट बेटा अभी डाल्टन की थ्योरी पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसने पहला पॉइंट तो ये बोला, इसके अलावा इसने क्या क्या बोला, आओ थोड़ा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये तो समझ में आ गया। अब डाल्टन ने मैटर को थोड़ा और एक्सप्लेन किया था, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया है, आ सकता है कि आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा इन चारों में से कौन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, तो चलो, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अपन देख लेते हैं।
ठीक है सर जी, दिखा दो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसने मैटर को एक्सप्लेन किया। तो इसके बेटा 4-5 पॉइंट हैं, वो आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूछ लेता है, 4 स्टेटमेंट दे देगा, ABCD पूछेगा, कौन सी स्टेटमेंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट नहीं है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, फुल ऑन फोकस है ना, यहाँ कुछ और तो नहीं चला गया ना दिमाग कहीं। क्रैश कोर्स है, इसमें बेटा क्रैश नहीं करना है, आपको फ्लाई करना है। क्रैश नहीं होंगे हम, जो अभी तक क्रैश होते आए हो ना, उस क्रैश को ठीक कर देंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो हमें फ्लाई करना है, तो रनवे पे आ जाओ, अलाइन हो जाओ, ठीक है, उड़ने के लिए। बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे छोटे छोटे बच्चों, पहला पॉइंट तो इसका यही था कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है और उनको नाम दिया गया एटम्स। हाँ, तो इसका पहला पॉइंट यही है, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कॉल्ड एटम्स। अब लोगों ने बोला ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कितने छोटे होते हैं? इसने बोला अरे इतने छोटे हैं कि दुनिया में एटम से छोटा और कुछ नहीं हो सकता, मतलब एटम को और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो दूसरा पॉइंट यही था, एटम्स आर इनडिविजिबल। इसने ऐसा बोला कि एटम को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। डाल्टन ने ऐसा बोला था, एटम्स आर इनडिविजिबल, और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। फिर लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ये लोग बड़ा परेशान करते हैं। फिर लोगों ने बोला ठीक है भाई डाल्टन, अरे सुन लो ना, फोकस इधर, फोकस डीवी ब्रो पर, ठीक है। फिर लोगों ने बोला कि ठीक है भैया, एटम बहुत छोटा है और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता, और हर चीज एटम की बनी है। बट लोगों ने बोला कि यार डाल्टन, तेरे हिसाब से ये डीवी ब्रो भी एटम का बना है? हाँ, डाल्टन ने बोला हाँ, डीवी ब्रो भी एटम का बना है। ये मार्कर भी एटम का बना है? हाँ, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, सब एटम का बना है। तो लोगों ने पूछा, जब ये भी एटम का बना है, अरे बोलो, और ये भी जब एटम का बना है, तो ये ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट और पीला पीला क्यों दिख रहा है? और ये काला काला और इतना हार्ड क्यों है ये मार्कर? और डीवी ब्रो इतना सॉफ्ट और पीला क्यों है? जब सब कुछ एक जैसी एटम का बना है, तो सब कुछ दिखने में एक जैसा होना चाहिए। लॉजिकल है ना? जब ये भी एटम का बना है, ये भी एटम का, तो दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? तो डाल्टन ने बोला, अरे डीवी ब्रो में जो एटम्स हैं वो अलग प्रकार के एटम हैं, इसमें जो एटम हैं वो अलग प्रकार के हैं। मतलब अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार के एटम के बने होते हैं। खुद देखो, एक एलिमेंट ले लो गोल्ड, अरे सोना, हाँ गोल्ड, गोल्ड कैसे चमकीला और पीला पीला होता है। और दूसरा एलिमेंट ले लो कार्बन, कोयला, कैसा काला काला होता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन गोल्ड भी एटम्स का बना है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन कार्बन भी एटम्स का बना है। बट दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? डाल्टन के अनुसार गोल्ड में जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं, कार्बन में जो एटम है वो अलग प्रकार के हैं। ओके सर जी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे अपीयर टू बी डिफरेंट। ओके सर, तीसरा पॉइंट भी सर समझ में आया, डिफरेंट एलिमेंट्स। आओ इसी को अंग्रेजी में लिख लो, डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अरे वाह सर जी, डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ओके, अब फिर लोगों ने बोला ठीक है सर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम के बने होते हैं, ठीक है। बट जैसे मान ले, अब अगला पॉइंट, कि कोई एक एलिमेंट है, अब जैसे मान ले गोल्ड, अब सोना मेरे बेटा, आप युगांडा में लो सोना, या होनोलुलु में लो सोना, है ना, चाहे रवांडा में लो सोना, सोना कहीं भी लो, गोल्ड हर जगह बिल्कुल एक जैसा दिखता है। और कितना भी सोना बीच में से काट ले, बीच में से काट ले सोने के टुकड़े को, वहां से भी वैसा ही दिखेगा, पीला पीला चमकीला। हाँ सर। तो लोगों ने बोला क्यों भाई? इसने बोला क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे कि गोल्ड, वो सारे एक जैसे एटम होते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब गोल्ड में सारे एटम एक जैसे होंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट में। अच्छा, गोल्ड के एटम सारे एक जैसे, ऐसी कार्बन के सारे एक जैसे होंगे। तो गोल्ड को ऊपर से देख,
बीच में से काट ले, साइड से काट ले, एक जैसा ही दिखेगा, येलो, क्योंकि उसमें सारे एटम एक जैसे हैं। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एक जैसे एटम होते हैं। अब पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सिल्वर है, मान ले सिल्वर, तो सिल्वर में सारे सिल्वर के एटम एक जैसे ही होते हैं। ओहो, अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। ओ सर जी, वेरी गुड। तो अगला पॉइंट यही है। इसीलिए चांदी को तू ऊपर से देख, साइड से देख, बीच में से काट ले, वो ऐसी सफेद सफेद चमकीली दिखती है, क्योंकि चांदी में चांदी सिल्वर एक एलिमेंट है, तो उसमें सारे जो सिल्वर के एटम है वो एक जैसे ही होंगे। ओके, अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं, बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं। अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। और बहुत बढ़िया। अब लोगों ने बोला ठीक है भैया डाल्टन, डाल्टन ठीक है तेरी बात, अब आगे आ जाओ। अब देख, अभी ये शुरुआती थ्योरेटिकल है, इतिहास है ये, बट इसके बाद मेरे बेटा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो कराओ। तो पांचवा पॉइंट अब लोगों ने क्या बोला, इसको बेटा सारे लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। करा दूं मैं? चलो, पांचवा पॉइंट क्या है इसको अपन देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट बेटा जी ये बोलता है कि भाई लोगों ने बोला कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, तो क्या ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के क्या आपस में कभी कंबाइन नहीं करते? तो पांचवें पॉइंट ने बोला कि यस, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, ओके, ये ऑक्सीजन है, ठीक है जी। तो इसने बोला कि भाई हाइड्रोजन के एटम अलग प्रकार के होंगे, ऑक्सीजन के अलग प्रकार के होंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, बट दे ऑलवेज डू सो इन होल नंबर रेशियो। मतलब जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम, ओके, एक ऑक्सीजन का एटम मिलके कंपाउंड बनाएगा H2O, तो होल नंबर रेशियो में चिपक रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से, मतलब फ्रैक्शनल नहीं चिपक सकते। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन के 2.5 एटम ऑक्सीजन के 2.25 एटम से चिपक जाएगा। इस किसी एक का 1.25 एटम किसी दूसरे के 4.25 एटम से चिपकेगा। फ्रैक्शन में नहीं चिपकते, होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया। मतलब होल नंबर, जैसे अब मान लो आपका होता है CO2। CO2 कैसे बनता है? कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 1:2 के रेशियो में चिपके ना। हाँ सर, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम चिपके, तो होल नंबर रेशियो में चिपककर नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है सर, अच्छे से आ गया समझ में। तो पांचवा पॉइंट क्या है, सब वो बता सकते हैं ना, कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, बट दे ऑलवेज डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो। ये 5 पॉइंट ही बेटा जी डाल्टन ने बोले थे, इसके अलावा डाल्टन ने कुछ नहीं बोला था। ओके, तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डू कंबाइन, डिफरेंट एटम्स ऑफ different elements do combine, different elements do combine to form compounds, do combine to form compounds, okay, to form compounds, but they always do so in their whole number ratio, they always do so in their होल नंबर रेशियो। अब देख, एक एक पॉइंट मेरे बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, आओ उसको समराइज करते हैं। बेटा जी क्लास की एक एक बात आपको यहीं पे बिल्कुल छप जाएगी दिमाग में। घर जाके हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तुम बस प्रैक्टिस करना। जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सब क्लास में ही छप जाएगा। बस तुम प्रैक्टिस करना जो जो मैं बोलूं। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, आओ उसको समराइज करते हैं। 1 मिनट लगेगा। देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री मैटर की पढ़ाई होती है। मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है, वॉल्यूम घेर रहा है, वो मैटर है। और केमिस्ट्री मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई है।
और मैटर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला कि मैटर एटम्स का बना होता है, एटम्स इतने छोटे हैं कि दुनिया में उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार के एटम्स के बने होते हैं, इसलिए अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट सारे सेम प्रकार के एटम का बना होता है। ओके, और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, बट दे ऑलवेज डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो। इसके अलावा मेरे बेटा कुछ नहीं आपको जानना। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है सर, बिल्कुल दिमाग में छप चुकी है सर एक एक बात। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, शुरू करें? तैयार हो? फुल ऑन फोकस, इधर उधर से दिमाग हटा लो। भूख लग रही होगी मुझे पता है, सुबह सुबह सर नाश्ता नहीं किया है, आप आ गए सुबह सुबह 8 बजे 8:45 पे। ठीक है, कोई नहीं, अच्छे से सीख लेंगे कंसेप्ट। जब स्ट्रांग हो जाएगा तो देख अच्छी वाली भूख लगेगी तब खाना। अब सुनते जाओ ध्यान से भाई। हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा। मैटर को समझने के लिए पहले एटम को समझना पड़ेगा। तो मैटर की प्रॉपर्टी अगर जाननी है तो पहले एटम्स की सारी प्रॉपर्टी जाननी होंगी। सर एटम की प्रॉपर्टी मतलब? अरे जैसे एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज अपन को जाननी पड़ेंगी अगर केमिस्ट्री जानना है। तो आओ सबसे पहले हम एटम की सबसे पहली प्रॉपर्टी जानने का प्रयास करते हैं, एटम का वेट। ओके, उसी को, एक एटम के वजन को ही अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग चीज होती हैं, बट केमिस्ट्री में मैं चाहे एटॉमिक वेट बोलूं चाहे एटॉमिक मास, उसका मतलब यही होता है एक एटम का वजन। तो स्टार्ट करें, एटम्स की अब प्रॉपर्टी जानने का प्रयास करें, क्योंकि एटम को जानना ही तो केमिस्ट्री है। तो चलो आओ पहली प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम, एक एटम का वजन कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, चलो, और उस एक एटम के वजन को ही अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, सेम ही बात है। ओके सर, शुरू करते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल तत्पर हैं, बिल्कुल हाँ मंडरा रहे हैं, करा दो सर आज। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। ओके सर, और एक एटम के वजन को ही अपन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है सर, क्लियर? चलो भाई, अब बच्चा कह रहा है, अब आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो गए हैं, एक एटम का वजन मतलब एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं? सर क्या बात कर रहे हो? सर हमने तो याद किया है सर, हमें तो हमेशा से याद कराया गया है एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सर याद कराया गया है 1, हाँ बोलो बोलो। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट याद कराया गया है 16, नाइट्रोजन का याद कराया गया है 14। सर हमने तो याद किए हैं, और आप कह रहे हो कि कैसे निकाले जाते हैं? तो किसी तरीके से निकाले जाते हैं क्या? और क्या कोई सपना थोड़ी आ गया कि हाइड्रोजन को हमने बोल दिया एटॉमिक वेट 1 है इसका। तो कोई तरीका होता होगा ना, तो वही मैं सिखाने जा रहा हूं कि वहीं से नीट क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए कंसेप्ट अब क्लियर करना है। ठीक है सर, सिखाओ एटॉमिक वेट कैसे नापे जाते हैं। ठीक है जी, अब भाई हमें एटॉमिक वेट नापना है, बट एक चीज मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूं बेटा पहले। आज के बाद ध्यान रख, दुनिया में कोई भी चीज नापनी है ना, कोई भी चीज मेजर करनी है ना, तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। स्टैंडर्ड मानना पड़ता है? क्या मतलब सर स्टैंडर्ड का? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछा सर आपका वजन कितना है, तो मेरा वजन नापना है, तो मेरा वजन देख कैसे नापा गया। दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल बैठते हैं और मिल के एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे केस में साइंटिस्ट लोग बैठे और मिलकर डिसाइड किया साइंटिस्ट लोगों ने कि इतने बड़े लोहे के टुकड़े के वजन को पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी। 1 किलो का बट्टा देखा है ना तुमने? अरे 1 किलो का बट्टा देखा है ना? हाँ सर। अरे सब्जी की दुकान पे जाते हो तो 1 किलो का बाट नहीं देखा आपने? हाँ सर हाँ। तो ये क्या भगवान जी ने लिख के भेजा है कि इसी वजन को 1 किलो बोलेंगे? नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने मिलके, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलके माना कि इस वजन को ही हम 1 किलो बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड माना गया है मेरे बेटा, साइंटिस्ट लोग मिलके मानते हैं। वो है ना, केमिस्ट्री की एक संस्था है, वो मिलके उसने माना कि इतने वजन को, मतलब फिजिक्स की करती है डिसाइड कि इस वजन को अपन 1 किलो बोलेंगे। ठीक है सर, स्टैंडर्ड मान लिया। फिर सर, फिर आपका वजन कैसे नापा? मेरा वजन नापना था तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मानना पड़ा। साइंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया कि इस वजन को 1 किलो बोलेंगे।
फिर आपको मेरा वजन नापना था, मेरा वजन कैसे नापा? आपने मेरे वजन को इस स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया, ये रहा तुम्हारा डीवी ब्रो। आहा, बिल्कुल सर आपके जैसा ही लग रहा है सर ये तो। हाँ बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो मेरा वजन नापना था, तो आपने मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया और आपने देखा कि डीवी ब्रो का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 70 टाइम्स है, 70 गुना है। तो आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। आज के बाद ध्यान रखियो, दुनिया में कोई भी चीज नापनी है ना, तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। तो एटम, तो हमारा बड़ी चीजों का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया वो 1 किलोग्राम, और फिर जिसका वजन नापना है उसके वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करते हैं। आपने देखा डीवी ब्रो का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 70 गुना है, 70 टाइम्स है, तो आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। बट सर हमें तो एटम्स का वजन नापना है। तो ले, नापना है, दुनिया में कोई भी चीज नापनी है तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। तो एटम्स का वजन नापने के लिए भी सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है क्यों सर, अलग से क्यों मान रहे हो? सर है तो सही स्टैंडर्ड 1 किलो। ए पगलू, 1 किलो बहुत बड़ा वजन है। एक एटम इतना छोटा होता है कि एक एटम तो क्या, मैं 1,00,000 एटम भी एक साथ रख दूं तो अपनी आंख से नहीं दिखेंगे। तो बता, अगर मैं एटम का वजन नापने के लिए स्टैंडर्ड 1 किलो मानूंगा तो क्या कंपेरेबल है क्या? अरे एटम तो दिखता तक नहीं। हाँ सर सही बात है, 1 किलो एटम के वजन के कंपेरेबल नहीं है सर, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे सर। तो इसीलिए एटम का वजन नापने के लिए एक अलग स्टैंडर्ड माना गया। अब तुम सोच के बताओ, एटम का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बहुत बड़ा वजन होना चाहिए, बहुत छोटा? सर बहुत छोटा होना चाहिए, एटम के ही वजन के मुकाबले का, ताकि एटम के वजन को उस स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर कर पाए। बिल्कुल, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और एटम्स का वजन नापने के लिए जो इन्होंने स्टैंडर्ड, हाँ उसी को अपन रेफरेंस भी बोल देते हैं, जो इन्होंने स्टैंडर्ड या रेफरेंस माना उसको नाम दिया गया मेरे बेटा जी एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं AMU। ओके सर जी, आजकल इसी को हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलने लगे हैं, या केवल यू। AMU या यू सेम बात ही है मेरे बेटा। ओके सर, तो ठीक है सर, आपको एटम्स का वजन नापना था तो ऑब्वियस है किसी भी चीज के वजन को नापना है, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको बोलते हैं AMU। ओके सर जी। अब बेटा जी ये भी तो कुछ वजन ही होगा ना, जैसे मेरा वजन नापने के लिए स्टैंडर्ड क्या माना गया था, 1 किलो। सेम वे एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड होगा वो भी कोई वजन ही होगा। बहुत बड़ा वजन होना चाहिए, बहुत छोटा वजन? सर बहुत छोटा वजन होना चाहिए, एटम्स के ही वजन के कंपैरिजन का। हाँ, तो फिर सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और मिलके इन्होंने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया 1 AMU। क्या डिसाइड किया सुन ले, इन्होंने एक कार्बन एटम लिया मेरे बेटा, उस एक कार्बन एटम का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, बहुत कम वजन होगा बट होगा तो सही ना। हाँ सर, तो एक कार्बन एटम का वजन लिया। ओके सर, एक कार्बन एटम बहुत छोटा वजन होगा, एक एटम है दिखता तक नहीं। एक कार्बन एटम के वजन का भी 1/12वां हिस्सा, एक कार्बन 12 एटम के वजन का भी 1/12वां हिस्सा, 1/12th पार्ट ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। इस वजन को इन्होंने माना 1 AMU, माना इन्होंने ऐसा। तो इसको मेरे बेटा स्टैंडर्ड माना गया एटम्स का वजन नापने के लिए। अब मेरे बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बच्चे के मन में प्रश्न उठ रहा है, सर कार्बन ही क्यों लिया, सर हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, कार्बन ही? तो इसके भी रीजन है और अभी मैं बताऊंगा क्या रीजन है। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखना है, हम सीख रहे हैं एटम का वजन कैसे नापा गया। दुनिया में किसी भी चीज का वजन नापना है तो सबसे पहले काम स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। एटम्स का वजन नापने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको नाम दिया गया AMU। व्हाट इज 1 AMU? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। ठीक है सर, स्टैंडर्ड मान लिया। वो अभी आगे रीजन दूंगा कि इसी को क्यों माना गया, इसका रीजन है, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं होता। ओके सर, ठीक है सर। फिर सर कैसे नापा सर एटॉमिक वेट? स्टैंडर्ड मान लिया।
तो चल आजा अब सिखाता हूं। आपने मेरा वेट कैसे नापा था? याद कर याद कर याद कर। आपने मेरा वेट कैसे नापा था बेटा? आपने मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से, हमारा तो स्टैंडर्ड 1 किलो होता है, से कंपेयर किया था। और आपने देखा डीवी ब्रो का वजन स्टैंडर्ड के वजन का 70 गुना है। आपने बोला सर आप 70 किलो के हो। सेम वे क्या किया गया मेरे बेटा? अब मान ले मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालो। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालना है, बिल्कुल सेम तरीके से किया गया मेरे बेटा। एटॉमिक वेट ऑफ, मैं आपसे कह रहा हूं ऑक्सीजन निकालो, और एटॉमिक वेट मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वजन। तो कैसे निकालोगे? आपने मेरा वजन कैसे निकाला था? आपने मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। सेम वे ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक वेट निकालना है तो ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग वेट ऑफ एटम। तो बेटा ऊपर में ऑक्सीजन के एक एटम का वजन लो, वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और उसको स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करो। 1 स्टैंडर्ड क्या है? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बहुत बढ़िया। अब सर ये कैसे नापे गए? तो मेरे बेटा एक मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया है, ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल दिया। एक मशीन होती है मेरे बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर। अभी तुमने नहीं देखी होगी, जब कॉलेज में जाओगे ना वहां पे आपको ये दिखेगी मेरे बेटा। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी मशीन है जिसमें तुम किसी भी एलिमेंट को डालो, उसके एक एक एटम का रिलेटिव वेट निकाल के दे देती है मेरे बच्चे। तो जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने ऑक्सीजन डाला तो एक एटम का वजन पता लगा, कार्बन डाला उसके एक एटम का वजन पता लगा, उसका 1/12। तो इससे जब हमने एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो देखा गया एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस वजन का 16 टाइम्स आता है, 16 गुना आता है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन हमने क्या बोला? 16। 16 क्या किससे कंपेयर किया है? AMU से। दिस वेट इज 1 AMU, तो 16 AMU पगलू। तो मेरे बच्चे आपको जो एटॉमिक मास याद कराए गए हैं तो जीवन भर याद रख, वो एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं, इससे रिलेट किया गया है उस एटम के वजन को। अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 16 गुना आया होगा। वो एक्सपेरिमेंटली मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके निकाला गया है मेरे बेटा। अब समझ में आया? ओके सर, अब समझ में आया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना याद कराया गया? जल्दी बोल। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। 14 क्या? 14 AMU। मतलब तो नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इस वजन का 14 गुना आया होगा। सही बात है। आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो इसके रिलेशन में, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है मेरे बेटा जी। ओके सर, समझ में आ गया सर। और सब एक्सपेरिमेंटली किया गया है। चल एक का तो मैं प्रूव भी कर सकता हूं। चल कार्बन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया है? जल्दी बोल। 12 ना? अरे हाँ 12 क्या? 12 AMU। उसको तो प्रूव भी कर सकते हैं। करूं? चला, मैं कह रहा हूं एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन निकालो। कम ऑन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन निकालना है। कैसे निकालेंगे? कार्बन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। वो एक कार्बन एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। इसको तो बिना एक्सपेरिमेंट के भी वी कैन प्रूव। ले 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 हो गया मेरे बेटा। वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम सेम ही होगा, कट गया। 12 पलटी मार के ऊपर ले मेरे बेटा। अब समझ में आया एटॉमिक वेट कैसे निकाले जाते हैं? ये एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं। जिस एटम का एटॉमिक वेट निकालना है उसके एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करके देखा गया एक्सपेरिमेंटली यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेट किया है ना इसके रेस्पेक्ट। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया सर। क्लियर हो गया एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं? बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है सर। और इसी के आधार पे फिर हमें एटॉमिक मास याद करा दिए गए। आपको 20
शुरुआती 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होने चाहिए बिल्कुल। वैसे दिए होते हैं क्वेश्चन में, कहीं भी आएगा तो दिए होंगे, बट फिर भी पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 1 क्या, AMU, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन के बराबर ही है, तो इसलिए 1 आया, ये मतलब है इसका। हाँ, उसके बाद हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU, मतलब हीलियम के एक एटम का वजन इस वजन का 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम का 4 गुना आता है। ठीक है, लिथियम 7, ये याद होने चाहिए। बेरिलियम 9, बोरोन, हाँ शाबाश सर, कार्बन 12 AMU। एटॉमिक मास याद होने चाहिए शुरुआती 20 एलिमेंट्स के, बिल्कुल सर। नाइट्रोजन 14 AMU, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 16, सबको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कर लेना। फ्लोरीन 19, नियॉन सब एक्सपेरिमेंटली आए हैं 20। अरे वाशल जी, हाँ सर। उसके बाद सोडियम 23 AMU, बहुत बढ़िया। सोडियम के एक एटम का वजन 23 AMU, मतलब सोडियम के एक एटम का वजन इस वजन का 23 गुना आया होगा एक्सपेरिमेंटली। अरे हाँ, तो आपको जो भी याद कराए गए हैं वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। अच्छा, मैग्नीशियम 24 AMU, हाँ सर। एल्यूमिनियम 27 AMU, हाँ सर। सिलिकॉन, जल्दी बोल, 29 AMU। फास्फोरस 31, बहुत बढ़िया। सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5, हाँ सर। आर्गन 40, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद है ना पोटेशियम 39, कैल्शियम भी 40। तो इनके मेरे बेटा बस याद होने चाहिए, बाकियों के ऐसे क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो समझ में आई आए कैसे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं सल्फर का एटॉमिक मास 32, मतलब सल्फर के एक एटम का वजन 32 AMU होता है मेरे बेटा, 32 AMU। ओके सर, मतलब सल्फर के एक एटम का वजन इस वजन का 32 गुना आया होगा। ओके सर जी, समझ में आ गया एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं। अब मेरे बेटा इतनी सी बात के ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे 2025 में पूछ भी सकता है। बोलो करा दूं? तैयार है पहला न्यूमेरिकल करने के लिए? देखना कितना आसान लगेगा आपको, कितना टुच्चा लगेगा। तो शुरू करते हैं मेरे बेटा, बस सीखते चलना। करा दूं मैं? पक्का तैयार हो? शाबाश। तो देखो भाई, तो भाई मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है या जो आया हुआ है वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देख इतनी सी पढ़ाई पे एक एक स्टेटमेंट पे मेरे बेटा जी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा है इफ 1/18 into weight of 1 carbon 12 atom is taken as standard, okay, is taken as standard, okay, instead माने के बजाय 1/12 into weight of 1 carbon 12 atom। तो ये कह रहा है then relative atomic mass of nitrogen would be, relative atomic mass of nitrogen would be। क्वेश्चन समझ में आया मेरे बेटा जी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो पहले मेरे साथ, रटना नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझो। ए कह रहा है 14 ही रहेगा, ओके। बी कह रहा है 28 हो जाएगा। सी कह रहा है 21 होएगा। डी कह रहा है कोई नहीं होएगा। ओके, ऐसा प्रश्न आया हुआ है मेरे बेटा जी। अब दिल थाम के देखना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब सुनो कैसे करना है, अगला मैं दूंगा उसको आप फिर करना, ठीक है। ये कह रहा है इफ 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम इज टेकन स्टैंडर्ड इंस्टेड ऑफ दिस। भाई आपको पता है नॉर्मली तो हम ये लेते हैं स्टैंडर्ड 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। कह रहा है अगर ये स्टैंडर्ड ना मान के अगर इसको स्टैंडर्ड मान लें 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन, तो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? है सर हमें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सिर्फ एक ही याद कराया गया 14।
और आपको पता है जो भी आपको याद कराए गए हैं, जो भी आपको याद कराए गए हैं पगलू, वो तो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। हाँ सर, 1/12। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। 14 क्या, AMU। मतलब एक नाइट्रोजन एटम का वजन इस वजन का 14 गुना आता होगा। तो चल देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एक नाइट्रोजन एटम के वजन को, एक नाइट्रोजन एटम के वजन को हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करते हैं। नॉर्मली तो स्टैंडर्ड यही होता है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। और इसके रेस्पेक्ट में तो अपन को याद करा रखा है ना पगलू। हाँ सर, कितना, 14 गुना आएगा वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। इसके रेस्पेक्ट में तो 14 गुना, क्योंकि हमको जो याद कराए गए वो तो इसके रेस्पेक्ट में ना। इसका मुझे पता है कि 14 गुना। बट इसने ये नहीं पूछा, ये क्या पूछ रहा है कि अगर स्टैंडर्ड ये ले लूं 1/18 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा। अगर मेरे बेटा जी स्टैंडर्ड ये है, तो बेटा नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को इससे कंपेयर करेंगे। हाँ सर, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। अगर स्टैंडर्ड ये है तो भाई उससे कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो अब इसने यही पूछा है कि जब स्टैंडर्ड ये है तो कितना होगा। अब इसके मुकाबले इसका वजन कितने गुना है अपन को नहीं पता, तो मान लो x गुना है। तो x इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जब स्टैंडर्ड ये होगा। हाँ सर, क्योंकि हमें तो नाइट्रोजन का 14 याद है, हमें पता है, हमें जो याद है वो तो इसके रेस्पेक्ट में होते हैं। तो मुझे पता है नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इस वजन का 14 गुना रहा होगा, तभी हमें 14 याद कराया गया है, क्योंकि हमें जो याद कराया गया वो तो इसके रेस्पेक्ट में। बट अब ये कह रहा है अगर स्टैंडर्ड ये है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा। तो अगर स्टैंडर्ड ये है तो नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को इससे कंपेयर करेंगे। हाँ, अब इसके मुकाबले ये कितने गुना है अपन को नहीं पता, मान लिया x गुना है, तो x इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर स्टैंडर्ड ये है तो हमें यही तो निकालना है। तो वही तो पूछा, जब स्टैंडर्ड ये है तो x। हाँ, तो अब कैसे निकालें, दोनों को डिवाइड कर दे मेरे बेटा, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों इक्वेशंस को, ऊपर वाली नीचे वाली को। तो ले वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कट गया। हाँ सर, वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वेट ऑफ वन कार्बन एटम कट गया। बिल्कुल सर, तो बराबर ही रहेगा। अब देख सॉल्व करके क्या आया, उधर था 14/x, इधर देख 1/1/12, 12 पलटी मार के ऊपर आ गया। इधर 1/1/1/18, 18 पलटी मार के इधर आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब कर लो इसको सॉल्व, करो 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 करो। 6 2s are 12, 6 3s are 80, 6 से ऊपर नीचे कर दिया, 2 सत्ते 14, बहुत बढ़िया। और 3 को इधर, x को इधर ले जा, 7 या 21, बहुत बढ़िया सर। आहा सर, समझ में आ गया। राइट आंसर विल बी सी। अगर स्टैंडर्ड ये माने, अगर स्टैंडर्ड ये होता इसकी जगह, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फिर आता 21 आता मेरे बेटा। तो ले, अगर तुझे ये नहीं पता था एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं, तो मेरे बेटा तू 14 ही टिक करके आता है इसको, क्योंकि तूने तो 14 ही याद किया है। बट यार ये याद रखना, जो आपको याद कराए गए हैं एटॉमिक मास, वो 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। तो अगर अरे वही वाली बात है, जैसे जब स्टैंडर्ड किलोग्राम होता है तो किलोग्राम में आपका वजन कुछ और आता है। अगर मैं स्टैंडर्ड पाउंड ले लूं, पाउंड, पाउंड में आपका वजन कुछ और हो जाता है। तो वही वाली बात है, अगर स्टैंडर्ड चेंज करेंगे। हाँ, बट हाँ ये आपको याद रखना है, आपको जो एटॉमिक मास याद कराए गए हैं वो तो 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। सच्ची बोल, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना, कर लोगे पक्का। तो चलो एक होमवर्क भी देता हूं इसमें मैं, ठीक है ना। हाँ, वो आपको करना है, आप करोगे। चलो एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, बिल्कुल ऐसा सही मिलता जुलता मेरे बच्चे करेंगे, मैंने नहीं कराना। और इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा वो जाएगा मेरे बेटा अपने मर्जी के एम्स में, जहां तुम्हारा जाने का मन करेगा तुम उस एम्स में जा सकते हो, जो बच्चा इसको करेगा। ठीक है, दे दूं मैं। चलो अब दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन ये है, इफ 1/36 into weight of one carbon 12 atom is taken as standard, is taken as
standard. Okay, sir, is taken as standard. Instead of 1/12 into weight of one carbon atom, then आपको बताना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा. देन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी. अब कर लेंगे ना मेरे बेटा जी, कर लेंगे ना बहुत आसानी से. शाबाश, बिल्कुल मेरा बच्चा इस प्रकार का क्वेश्चन अब उड़ा देगा. ले, ऑक्सीजन का 16 होता है हमें जो याद है, ठीक है. फिर 32, ये कह रहा है 48, फिर कह रहा है चलो अब तो उंगलियों पे कर लोगे. आपको समझ में आ चुका है एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं. बहुत बढ़िया मेरे बच्चे. अब सब लोग दिल थाम के बैठना. कर लोगे? ये मेरे बच्चों के लिए होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में आंसर करना मेरे बेटा जी. ठीक है, कर सकते हो आप लोग. करने को अभी भी कर सकते हो. मुझे पॉज कर लो, पॉज करके करो ना. हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया. ठीक है सर, यहां तक ये सब समझ में आ गया. अब सर इसमें एक चीज बताओ हमें. क्या? चल मैं बताता हूं. अब बच्चा कह रहा है सर आपने एक चीज बोली थी, सर आपने एक चीज बताई थी कि भाई स्टैंडर्ड ना इसको माना गया. किसको? 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम. सर यही क्यों लिया हमने वजन? हमने नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लिया? ऑक्सीजन क्यों नहीं ले लिया? तो सुन मेरे बेटा, शुरू में ना हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड माना गया था, बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया थोड़े दिन में. फिर एक ऑक्सीजन एटम के वजन के 1/16 हिस्से को भी स्टैंडर्ड माना गया था, फिर उसको भी रिजेक्ट कर दिया. क्यों सर, क्यों? फिर इसी को क्यों लिया स्टैंडर्ड सर, कार्बन को ही? तो सुन, लॉजिक सुनियो. आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 याद रखना आसान है या 14.139 याद रखना आसान है? बोलो बोलो बोलो. अरे शांत क्यों हो? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 याद रखना आसान है या 14.139? ऑब्वियस है सर 14. होल नंबर याद रखना ज्यादा आसान है. बिल्कुल बेटा जी, जब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, तो जब हाइड्रोजन के एक एटम के वजन से नाइट्रोजन के एक एटम के वजन को कंपेयर कर रहे थे, तो होल नंबर मल्टीपल नहीं आ रहा था. नाइट्रोजन के एक एटम का वजन हाइड्रोजन के एक एटम के वजन का 14.139 आ जा रहा था, जो कि याद रखना आसान नहीं है. इसीलिए हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के रूप में रिजेक्ट किया गया. परंतु जब यह वजन लिया गया, जब कार्बन को इन्वॉल्व किया गया, तो दुनिया के सभी एटम्स का वजन इस वजन के मुकाबले होल नंबर मल्टीपल आ रहा था, जो कि याद रखना बहुत आसान है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. और भी रीजन है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इस वजन से जब दुनिया के किसी भी एलिमेंट के एटम के वजन को कंपेयर किया गया, तो इस वजन के मुकाबले और एटम्स का वजन एग्जैक्ट होल नंबर मल्टीपल आ रहा था, जिसको याद रखना आसान है. ओके सर जी, ये बात हमारी आत्मा में हमेशा के लिए समा चुकी है. वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर जी. यू आर नॉट प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज. हाँ चलो, बहुत बढ़िया मेरे छोटे बच्चों. ठीक है सर, ये सर बिल्कुल क्लियर हो गया. इससे न्यूमेरिकल भी कैसे बनता है समझ में आ गया. एटॉमिक वेट कैसे निकाले जाते हैं तो समझ में आ गया. वो एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री और कंपेयर करके निकाले गए हैं स्टैंडर्ड से. स्टैंडर्ड क्या है? AMU. व्हाट इज 1 AMU? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा. बिल्कुल सर, आत्मा में समा चुकी है एक बात. अब आगे बढ़ जाते हैं. अब तुम्हारे जीवन का एक ऐसा बोझ जो तुम पिछले 2-3 साल से अपने कंधों पे कैरी कर रहे हो, आज मैं उस बोझ को उतार फेंकता हूं मेरे बेटा. सुन अब कैसे. आप मुझे बताना, बताओ, इन आंखों में देखो और आंखों में देख के जवाब दो मेरे बेटा. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बोलो, बोलो बोलो बोलो. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बोलो. बच्चा बोल रहा है 16. अजी 16 क्या? 16 AMU. हाँ सर, एटॉमिक वेट का मतलब सर एक एटम का वजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 AMU, तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 AMU. ठीक है, बट तुमने किताबों में देखा है मेरे बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कई जगह लिखा होता है 16 ग्राम है. हाँ सर. यार ये तो बड़ी कंफ्यूजन. सर अभी आपने बताया ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 AMU, सही बात है. एटॉमिक वेट का मतलब एक एटम का वजन, और हम देख रहे हैं 16 AMU है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट. बट किताबों में कई जगह लिखा होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम.
तो बच्चा कंफ्यूज। तो सर ये एएमयू और ग्राम सेम चीज है क्या? क्योंकि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अभी हमने सीखा 16 एएमयू होना चाहिए, बट किताबों में लिखा होता है ऑक्सीजन का कई जगह एटॉमिक वेट 16 ग्राम। तो सर एएमयू और ग्राम सेम चीज है क्या? लेट अस चेक मेरे बेटा। ये कंफ्यूजन ने हमें जिंदगी भर रुलाया है, बट अब नहीं। अब हम क्योंकि पीडब्ल्यू के बच्चे हैं, हम डीवी ब्रो के बच्चे हैं, ठीक है ना, तो अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो देख लेते हैं मेरे बेटा ये पंगा क्या है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 एएमयू होना चाहिए, किताबों में 16 ग्राम क्यों लिखता है? तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं क्या एएमयू और ग्राम सेम चीज है क्या? लेट अस चेक। हम किसी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे दुनिया की। सर जी हम आप पे भी नहीं, हर चीज प्रूव करके दिखाओ हमें, तो मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है, तू टेंशन मत ले मेरे शेरा। अब ठीक है सर, तो रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम, तो देखते हैं भाई, करे इसको भी रटेंगे नहीं। सुन, व्हाट इज 1 एएमयू? चिल्ला के बोल, वहीं बैठा बैठा चिल्ला के बोल। अजी 1 एएमयू किसको बोलते हैं? अरे एक कार्बन 12 एटम के वजन के 1/12वें हिस्से को। हाँ सर यही तो है 1 एएमयू, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम के वजन के भी 1/12वें हिस्से को अपन बोलते हैं 1 एएमयू। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो किसी भी एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम्स का वजन निकाल सकती है। बहुत बढ़िया सर। और मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब कार्बन के एक एटम का वजन नापा गया तो ग्राम में ये आया मेरे बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक कार्बन एटम का वजन मेरे बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बड़ा वजन है छोटा वजन है? अजीब बहुत छोटा वजन है, 0.0000023 बार 0 पॉइंट के बाद 199। अरे सर बहुत छोटा वजन है। तो एक कार्बन एटम का जो वजन आया मेरे बेटा, एक कार्बन एटम का जो वजन आया वो आया आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। और इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा। ओके बिल्कुल सर, प्योर एक्सपेरिमेंटली किया है, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। एक कार्बन 12 एटम का वजन इतना आया, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। चलो नीचे क्या है, मेरी बेटी आई है, डिस्टर्ब नहीं करो बच्चों को, जाओ, ठीक है। तो मेरे बेटा अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ, तो एक कार्बन एटम का वजन इतना है, उसका 1/12वां हिस्सा 1 एएमयू। अब इसको इन्होंने सॉल्व किया, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। एक डेसिमल को उधर खिसकाया, डेसिमल एक उधर खिसका तो पावर नेगेटिव में बढ़ जाती है, -24 ग्राम। और नीचे में तो 12 है ही। हाँ सर, बस डेसिमल खिसकाया तो 10 की पावर। अब 19.9 को 12 से डिवाइड करो तो मेरे बेटा आ जाता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मेरे बच्चे एएमयू और ग्राम सेम चीज नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है मेरे बेटा जी। एएमयू और ग्राम बिल्कुल भी सेम चीज नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है मेरे बेटा एएमयू और ग्राम में। एएमयू ग्राम से बहुत बहुत छोटा है, ये रिलेशन याद रखना है। एएमयू ग्राम से बहुत बहुत छोटा है जी, 0.000000 24 बार 0 16 ग्राम इज 1 एम। तो एएमयू ग्राम से बहुत छोटा है। तो सर जमीन आसमान का फर्क है सर, अरबों खरबों शरबों गुना कम होता है एएमयू ग्राम से। तो सर जब एएमयू इतना छोटा वजन है, ग्राम के बराबर नहीं है, ग्राम से करोड़ों अरबों खरबों शरबों डरबों गुना कम है, तो फिर क्यों सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होना चाहिए 16 एएमयू? तो किताबों में क्यों लिख देता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम? सर एएमयू और ग्राम तो जमीन आसमान का फर्क है। चल अब मैं आपको इसके अंदर का फंडा समझाता हूं, और रटेंगे नहीं स्टेटमेंट, आज तक रटते ही तो आए हो, समझेंगे हर चीज को, तभी पढ़ाई से प्यार होगा। और मैं बता रहा हूं मेरे बेटा, जिस दिन एक एक रीजन आपको पता है ना हर चीज का, जब रट्टे नहीं मारोगे, जब हर चीज का मतलब पता है, तो पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। और जिस दिन पढ़ाई से प्यार हो गया ना, विश्वास मान, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। तो मेरा पर्पज यही है, आपको हर चीज का रीजन देना, कुछ भी रटना ना पड़े। तो देख कैसे प्यार हो जाएगा तेरे को, तू अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर देगा डेली, है ना। चलो बहुत बढ़िया,
अब अपन लोग, ठीक है सर, एएमयू और ग्राम सेम चीज नहीं अभी है प्रूव, फिर काहे सर, फिर काहे एटॉमिक मास होना तो एएमयू में चाहिए, किताबों में ग्राम में क्यों लिखा होता है? चल अब मैं प्रूव करता हूं, अब प्रूव करते हैं। मैं बता रहा हूं अगले 10 मिनट आपके जीवन के सबसे शानदार 10 मिनट होने वाले हैं। वो चीज जो आज तक आप रटते आए थे आज वो प्रूव हो जाएगी मेरे बेटा। चलो ठीक है सर जी, करा दो सर जी। चलो कराता हूं। अब सोचो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट, आ जाओ इधर, फोकस इधर, हर जगह से दिमाग हटा ले। मान ले मेरे बेटा मैंने आपके हाथ में एक ऑक्सीजन एटम रखा, एक ऑक्सीजन एटम, बता कितना वजन है उसका? अजी 16 एएमयू। एक ऑक्सीजन एटम का वजन तो 16 एएमयू। हाँ सर, तो 16 एएमयू ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। अरे है कि नहीं? हाँ सर, 16 एएमयू ऑक्सीजन के एक एटम का वजन है। 16 एएमयू अगर ऑक्सीजन मैंने आपको दिया मतलब ऑक्सीजन का एक एटम दिया है, ये तो पता ही है सर अपन को। बहुत बढ़िया। अब आओ, और आपको एक चीज पता है, इसको अपने दिमाग में रखना हमेशा, 1 एएमयू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अभी पिछली स्लाइड में किया है। हाँ सर, बिल्कुल सर, पिछली स्लाइड में किया है भैया। 1 एएमयू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब हमें पता है 16 एएमयू ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम होता है। हाँ सर, अब क्या करो मेरे बेटा, 16 एएमयू को ही ना आप ग्राम में कन्वर्ट करो। हमें पता है 1 एएमयू इतने ग्राम, तो 16 एएमयू को ही मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अरे हाँ सर, सेम ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सेम बात है, बस एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। भाई 1 एएमयू इतने ग्राम, तो 16 एएमयू को लिख सकता हूं 16 इंटू इतने ग्राम, तो बात सेम ही है। तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन का एक एटम होएगा। हाँ सर, क्योंकि सेम ही बात है, बस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सर, तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? इतने ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक एटम होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? बेटा यूनिटरी मेथड नहीं पता, यूनिटरी मेथड क्या है तो बता देता हूं, 5वीं 6वीं में किया होगा आपने। आप मुझे बताओ, 2 संतरे 6 रुपए के, तो 4 संतरे कितने के? तो हम क्या करते हैं बेटा, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये। हाँ सर, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। सर 2 संतरे अगर 6 के तो 4 संतरे 12 के, तो यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये। ओके सर, ओके सर। तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तो 16 ग्राम में कितना होएगा? तो यूनिटरी मेथड ये डिवाइडेड बाय ये। हाँ सर, हाँ सर, इनटू में ये। हाँ सर, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। अरे खुद सोच, जब इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, इतने ऑक्सीजन एटम। बहुत बढ़िया, तो ले सॉल्व कर ले। अब 16 से 16 गया, यहां नीचे में 10 की पावर -24 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर +24, साइन चेंज हो जाता है ऊपर आने पे। नीचे में 1.66 है। अब मेरे बेटा 10 की पावर 24 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 23। बहुत बढ़िया। अब 10, अरे बोलना हाँ हाँ सर। अब 10 को 1.66 से डिवाइड कर मेरे बेटा, 10 को 1.66 से डिवाइड करेगा तो 6.023 आ जाता है। ये कुछ जानी पहचानी संख्या लग रही है मेरे बेटा जी, कुछ जानी पहचानी संख्या लग रही है। हाँ सर, एवोगैड्रोस नंबर। बिल्कुल सर, तो समझने का प्रयास कर मेरे बेटा। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एएमयू में लिखा है तो एक एटम का वजन है, अगर उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दे रहे तो देखना, वही तो निकाला है हमने कि इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? इतने एटम। और इसी एवोगैड्रो नंबर को, इसी नंबर को नाम दे दिया हमने 1 मोल। अजी मोल कुछ नहीं होता, मोल इस नंबर को बोलते हैं अपन,
आज तक तुम रटते आए थे। इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे करते थे कि 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आज पहली बार समझ में आया, ये सपना नहीं आया था एवोगैड्रो को, ये सिंपल सी कैलकुलेशन करी थी। ये एक तरीके से एएमयू और ग्राम का रिलेशन, मतलब अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एएमयू में लिख रहे हो तो उस एलिमेंट के एक एटम का वजन होता है, बट उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं, उसके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन होता है। इसी नंबर को बोला गया है 1 मोल। तो ये 1 मोल कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि तेरे पास 1 मोल मास्टर है, 1 मोल डीवी ब्रो है, तो 1 मोल डीवी ब्रो मतलब कितने सारे डीवी ब्रो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डीवी ब्रो। अब चल तुझे खुश कर देता हूं। मान ले मैंने बोला तेरी 1 मोल शादियां हो गई, लड़कों के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, 1 मोल शादियां हो गई, मतलब कितनी शादी हो गई तेरी? 6.023। देखो खुश हो रहा है, हंस मत पगले। चल तो ठीक है भाई, तो 6, तो ये नंबर कहां से आया आज पहली बार समझ में आया। सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरे बेटा। और वी हैव प्रूव्ड, वेरी सुंदर चीज, जिस स्टेटमेंट को आज तक हम रटते आए थे उसको आज हमने पहली बार प्रूव कर दिया। क्या? अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एएमयू में लिखा है तो मतलब उसके एक एटम का वजन है, बट अगर उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं, उसके 1 मोल एटम्स का वजन है। अरे वाह सर वाह, चल फिर से प्रूव करता हूं। अगर ये नहीं आया मैं फिर से प्रूव करूंगा। अरे आत्मा में घुसा दूंगा, डाउनलोड करा दूंगा तेरी आत्मा में। ठीक है, चल ठीक है, फिर से करते हैं इसको। नाइट्रोजन के एक एटम का वजन बोल। मैंने आपको एक नाइट्रोजन एटम दिया, कितना वजन? 14 एएमयू। हाँ सर, तो यस सर, 14 एएमयू नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एक एटम होता है। हाँ सर, भाई नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 एएमयू। आओ इसी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 एएमयू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 14 एएमयू को ही मैं लिख सकता हूं 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बिल्कुल सर, तो बात तो सेम ही है, बस ग्राम में कन्वर्ट किया है। हाँ सर, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एक एटम होएगा। हाँ सर, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एक एटम होता है। चल इसके एटॉमिक मास को ही ग्राम में लिखता हूं, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन में एक एटम होता है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये। हाँ सर, इनटू में ये। हाँ सर, इतने नाइट्रोजन एटम होंगे। 14 से 14 गया, इसको फिर से सॉल्व कर, वही संख्या आ गई 10 की पावर +24 बाय 1.66। सर इसी को सॉल्व करेंगे तो आहा सर, बार बार ये संख्या आ जा रही है। बिल्कुल सर, तो सर साफ साफ दिख गया, बार बार प्रूव हो रहा है सर। अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एएमयू में लिखते हैं तो उसके एक एटम का वजन होता है, अगर उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दोगे तो उसके एक एटम नहीं, 1 मोल एटम्स का वजन होता है। इस संख्या को अपन बोलते हैं 1 मोल। आई थिंक आत्मा में समा गया, तो प्यार दिखा दियो कमेंट सेक्शन में भर भर के। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, इस स्टेटमेंट को आप आज तक रटते आए थे, आज पहली बार प्रूव हो गया। अगर किसी के भी एटॉमिक मास को अगर एएमयू में लिखा है तो उसके एक एटम का वजन है, बट अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं, 1 मोल एटम्स का वजन है। और 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसी को मेरे बेटा, इसी नंबर को अपन एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, है ना, क्योंकि एवोगैड्रो ने ये कैलकुलेशन करी थी, है ना, या एनए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई जगह ये नंबर नहीं होगा, है ना, तो उस नंबर को एन लिख देते हैं अपन। ओके सर जी, एंड दिस नंबर इज 1 मोल। हाँ देखो, खुश हो गया था, 1 मोल शादियां हो रही हैं उसकी, इतनी सारी। ओ बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आ गया समझ में? तो एक स्टेटमेंट अब जिससे भर भर के नीट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे बेटा, और वो स्टेटमेंट आपने प्रूव कर दी है। क्या तेरे मन में जो दुविधा थी आज तक, आज वो पहली बार तूने प्रूव करके खत्म कर दी। क्या? कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एएमयू में लिखा है तो उसके एक एटम का वजन है, बट अगर उसी का एटॉमिक मास
ग्राम में लिखा है तो उसके एक एटम का नहीं, 1 मोल एटम्स का वजन है। अरे हाँ मास्टर जी, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआईपी पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, तो लिख लो। जो हमने भी प्रूव किया है उसी को अंग्रेजी में लिखवाते हैं। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देख अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है मास्टर जी, तो ये क्या है, एटॉमिक वेट अगर एएमयू में दिया है, इन एएमयू, तो ये एक एटम के वजन को दिखाता है, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम। दैट्स राइट सर, वेट ऑफ वन एटम। बट अगर कि उसी के एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखोगे, ये देखो मच्छर भटक रहा है, मैं इसको मार दूं हाँ, बट एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, अगर एटॉमिक वेट को अपन ग्राम में लिखते हैं, बट एटॉमिक वेट इन ग्राम्स रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मोल एटम्स, वेट ऑफ, अगर किसी का भी एटॉमिक वेट ग्राम में लिखा है तो उसके 1 मोल एटम्स का वजन है 1 मोल। 1 मोल का मतलब होता है, हाँ, बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल्स के लिए 6 इंटू लगभग 6 इंटू 10 की पावर 23 यूज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये स्टेटमेंट आत्मा में समा गई। अब इसके ऊपर मेरे बेटा भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तैयार हैं मेरे बच्चे? जबरदस्त। तो मेरे बेटा जी बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं अब इसको अपने बच्चों को इस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैं कराता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा जी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अब सब लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल ABCD से शुरू करता हूं, है ना, ध्यान से देखना। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑक्सीजन। मैंने आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया मेरे बेटा। मैं पूछ रहा हूं बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम दिए हैं। आपको ये स्टेटमेंट आत्मा में रहनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखते हैं तो 1 एटम का वजन है, बट अगर उसी के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम्स का वजन होता है। 1 मोल का मतलब इतने एटम। अब आ जाओ, मुझे पता है ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट दिया है पहले आंख बंद करके उसका एटॉमिक वेट लिख ले। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 क्या एएमयू। अगर मैं एटॉमिक वेट एएमयू में लिखूंगा तो मुझे पता है 1 एटम का वजन है, बट मैं अगर ग्राम में लिखूंगा उसी के एटॉमिक वेट को, अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखूंगा तो मुझे पता है 1 मोल एटम्स का वजन है, मतलब इतने एटम्स का वजन है। हाँ, 6.023 को न्यूमेरिकल्स में लगभग 6 लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो जब 16 ग्राम में इतने होंगे तो ये पूछ रहा है 32 में कितने होंगे। आहा, यूनिटरी मेथड से केमिस्ट्री के 80% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मेरे बेटा। मुझे उस स्टेटमेंट से पता लग गया कि एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल एटम का वजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, उसको ग्राम में लिखा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब इतने ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ये पूछ रहा है 32 में कितने होंगे। जब 16 ग्राम में इतने तो 32 ग्राम में कितने, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। वैसे भी सोच लेना, 16 ग्राम में 1 मोल तो 32 ग्राम में 2 मोल हो जाएंगे, डबल होंगे। 16 दूनी 32। हाँ सर, 2 मोल एटम, क्योंकि इस संख्या का डबल, तो 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। हाँ सर, या इसी को मैं लिख सकता हूं 2Na, नहीं लिख सकता 2Na। हाँ सर, Na, क्योंकि Na इसको बोलते हैं ना एवोगैड्रो नंबर को, 6 इंटू 10 की पावर। हाँ सर, 2Na भी बोलूंगा तो बात सेम ही है ना। बहुत बढ़िया, ये ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, कर लेगा। आज के बाद किसी भी एलिमेंट का अगर वजन दिया है, नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे ना। हाँ सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। चल, अब मैं और क्वेश्चन कराता हूं, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख भर भर के आए हुए हैं, सब बच्चे मेरे को बताएंगे। और इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा, मैं बता रहा हूं, उसको स्वर्ग वाली फीलिंग आएगी मेरे बेटा, स्वर्ग रूपी एम्स में जा पाएगा वो। ठीक है,
चलो अब ध्यान से देखना यार, सर बड़े दुनिया घुमा रहे हो आप हैं। चलो अब ध्यान से देखना बेटा कैसे क्वेश्चन आता है। आया हुआ है नीट में ऐसा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा, अलग अलग एलिमेंट के वजन दे देगा, पूछेगा बता ज्यादा एटम किसमें है। अब बहुत ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके सर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको ये, ठीक है, आपको कह रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन, कह रहा है किसमें ज्यादा एटम। ठीक है सर, बी कह रहा है आपसे, ओके, हाँ 14 ग्राम नाइट्रोजन, ओके। सी कह रहा है आपसे, है ना, हाँ सी कह रहा है आपसे 2 ग्राम हाइड्रोजन, और डी कह रहा है ऑल सेम, सब में एटम सेम हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे बच्चे, देखो कैसे करना है ना। आप मुझे क्या करो ना, अभी के अभी पॉज करके, मुझे अभी के अभी पॉज करो और आंसर निकाल। अब आपको पता है किसी भी एलिमेंट का अगर ग्राम में वजन दिया है तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग दैट स्टेटमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम्स का वजन होता है। तो यूजिंग दैट स्टेटमेंट आप इसका आंसर निकाल सकते हो मेरे बेटा जी, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं अब अपने बच्चे को कराता हूं, दिल थाम के बैठना कैसे करना है। तो इसमें पूछा है किसमें ज्यादा एटम है, तो 1 बाय 1 सब में निकाल के देखने पड़ते हैं। तो पहले आ जाओ ए में 8 ग्राम ऑक्सीजन में निकाल लो ना कितने एटम है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, एटॉमिक वेट ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन। हाँ सर, तो मुझे पता है 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे ऑक्सीजन के। हाँ सर, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, बिल्कुल। तो 16 ग्राम में इतने होंगे, हम स्टेटमेंट से पता है, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा तो 1 मोल, तो 16 ग्राम में इतने, तो 8 ग्राम में कितने, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, सर 3 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। हाँ सर, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में हाफ मोल, देखना 6 इंटू 10 की पावर 23 का आधा ही है ना, तो हाँ सर हाफ मोल होएगा। बी 14 ग्राम नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोल 14 ही होता है, और एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन होता है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में हमें स्टेटमेंट से पता है 1 मोल नाइट्रोजन एटम होंगे। तो इसमें तो 14 ग्राम का ही पूछ रहा है, तो 14 ग्राम में इतने आ गए। ओह, इसमें बी में ज्यादा एटम है, ए से ज्यादा है। ऐसे सी में आ जा, 2 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, किसी के भी एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम का वजन। तो मुझे पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, उसको ग्राम में लिखूंगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 1 मोल एटम होंगे। हाँ सर हाँ, तो 1 ग्राम में जब 1 मोल, तो 2 ग्राम में 2 मोल। यूनिटरी मेथड से कर लेना, कैसे भी कर ले, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। लो सर 6 दूनी 12, सबसे ज्यादा एटम किसमें दिख रहे हैं, झूठ ना बोलना सर। यस, ए बी सी में सबसे ज्यादा एटम सी में है सर, जबकि देख वजन सबसे कम लगा, बट इसमें एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी। क्यों? आधार एक ही है, बार बार किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को आप ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम्स का वजन होता है। पक्का? झूठ ना बोलो। बहुत बढ़िया सर। अब सब लोग आज के बाद आई थिंक किसी भी एलिमेंट का वजन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे। चल एक और पूछता हूं, और कर ले तू प्रैक्टिस मेरे साथ, करना मेरे बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने, हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, calculate number of silver atoms in 2.16 gram piece of silver,
मैंने तेरे को चांदी का 2.16 ग्राम का टुकड़ा दिया, कह रहा हूं बता कितने सिल्वर एटम। हाँ, और तेरे को दे देता हूं मैं, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर 108 होता है। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर जल्दी से निकालो सारे, और झूठ ना बोलो, रट के नहीं, कोई फॉर्मूले से नहीं करना, वो फॉर्मूले भी करेंगे बट बेसिक पहले आना जरूरी है, तो फिर फॉर्मूले टुच्चे लगते हैं फिर। हाँ चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। इसने 2.16 ग्राम सिल्वर में मुझसे पूछा है सिल्वर के कितने एटम। अब आपको इधर कैसे कर लेंगे, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108, मेरे को पता है किसी के भी एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम का वजन होता है, तो 108 ग्राम सिल्वर में सिल्वर के 1 मोल एटम होंगे, 1 मोल मतलब ये संख्या, हाँ इतने एटम्स होंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो 108 ग्राम सिल्वर में इतने एटम होंगे, तो 2.16 ग्राम में कितने होंगे, और झूठ ना बोलो, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, बहुत बढ़िया। तो ले डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद 2 संख्या है तो 2, तो 108 दूनी 16, 6 दूनी 12। हाँ, नीचे में मेरे बेटा 110 की पावर 2, बहुत बढ़िया। ये ऊपर आके माइनस हो गया तो 12 इंटू 10 टू द पावर 21। वाह मेरे बच्चे, बोलो ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डेसिमल इधर कर ले, 1 डेसिमल इधर लाते हो तो पावर बढ़ जाएगी। हाँ सर, बात सेम ही, इसका ऐसे लिखो ऐसे लिखो। इतने सिल्वर एटम होंगे, आज के बाद किसी भी एलिमेंट का वजन देख के हम नंबर ऑफ एटम निकाल देगा ना, झूठ मत बोल मुझसे। मेरे बच्चों की आत्मा में समा चुका है, किसी भी एलिमेंट का अगर वजन पता है आज के बाद तुझे ग्राम में, तो उसमें कितने एटम होंगे मेरा बेटा निकाल देगा, पक्का पक्का पक्का। और झूठ ना बोलो मेरे शेरों और शेरनियों, शाबाश। तो मेरे बच्चों को यहां तक आ चुका है। अब मैं एक मस्त चीज कराता हूं, ठीक है सर, आज के बाद किसी का भी वजन दिया है नंबर ऑफ एटम निकाल देंगे। अब मैं एक बहुत मस्त चीज कराने जा रहा हूं, जिससे बेटा नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो भी करा रहा हूं इन सबसे आए हुए हैं क्वेश्चन, मैं जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा ये सब आए हुए हैं। बट अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं एक बहुत जबरदस्त चीज, सुनते जाना आप ध्यान से। तैयार हैं? वेट से अब नंबर ऑफ एटम तो निकाल लोगे ना, फुल ऑन कॉन्फिडेंस? हाँ भाई साहब, इधर इधर इधर, यस, बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, तुम्हारी अटेंशन इधर उधर नहीं जाने दूंगा मैं। पूरा इधर करना है अपन को ना। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि सारा गेम ही फोकस का है बेटा। जीवन में जहां फोकस हिला, जीवन हिल जाता है मेरे बेटा। फोकस रहेगा, अपन को पता है क्या अचीव करना है, अपन को डॉक्टर बनना है, फोड़ देंगे हम, और कर लोगे। आप जैसे बच्चे करते हैं, विश्वास मानो बेटा। 17 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, बच्चों को डॉक्टर बनाते हुए। इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में कई सालों से बच्चे भरे हुए हैं, और मैं बता रहा हूं हर बच्चा निकाल सकता है। नीट बहुत आसान पेपर होता है, बट हाँ 5 महीने की 4 महीने की बिल्कुल एक सिंगल फोकस्ड जर्नी है ये, जिसमें वो नहीं होना, डेविएट नहीं होना है। बस 4-5 महीने भी जी जान लगा के कर लिया ना, जो क्लास में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, स्टेथोस्कोप आ जाएगा बेटा जीवन भर के लिए, ठीक है। तो चलो, अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं बहुत ही मजेदार वाली चीज, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हाँ अब मैं एक मस्त चीज सिखाता हूं, सुन। आपने बचपन से पढ़ा होगा बेटा, सुनना 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 बहुत ध्यान से। किसी भी एटम का एटॉमिक वेट क्या होता है, ऐसे भी पढ़ा होगा, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। बोलो ये पढ़ा है ना, प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन ना एटम के वजन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अच्छा, ओके ओके, तो ध्यान रख, एक प्रोटॉन का जो वजन है, हाँ वो लगभग लगभग एक न्यूट्रॉन के वजन के बराबर होता है, जो कि लगभग लगभग एक एएमयू के बराबर होता है। ओहो, इसी वजह से, हाँ सर अब समझ में आया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास हमें पता है 16 एएमयू,
एटॉमिक नंबर 8, हाँ सर, तो न्यूट्रॉन भी 8। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है, और जो कि होता है एक प्रोटॉन का मास लगभग लगभग 1 AMU। ओहो, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन तो 16 हो गए, तो 16 AMU के बराबर एटॉमिक मास। आप समझ में आया सर, ये तो पता ही है सर, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं सर, बहुत बढ़िया। एटॉमिक मास आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे बेटा मुझे दिल थाम के बताइयो, सुन 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 प्यार की धुन। हाँ सर, अब मैं आप क्लोरीन का आपने पढ़ा है, क्लोरीन का, हाँ सर, एटॉमिक मास कितना होता है सर? इसका तो 35.5 AMU है। अच्छा, एटॉमिक मास, चल इस, ये तो बेटा हमेशा एटॉमिक मास प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU। ओके सर, यही याद कराया गया है अपन को। एटॉमिक नंबर 17 होता है, हाँ क्लोरीन का, प्रोटॉन 17, तो न्यूट्रॉन कितने? 35.5 माइनस 17, 18.5 क्या है सर? न्यूट्रॉन 18.5 होते हैं क्या क्लोरीन में? मतलब आधा न्यूट्रॉन कट के पड़ा होता है क्या? नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, उनसे तो आधा न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या झोल है सर? एटॉमिक मास तो अगर फ्रैक्शन में आया है तो सर न्यूट्रॉन तो हमेशा फ्रैक्शन में आएंगे, तो न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन कट के पड़े हुए हैं क्या? हाँ, ये क्या झोल है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी को मेरे बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या झोल है, क्लोरीन का एटॉमिक मास। और सर आपने बताया भी कि कार्बन को इसीलिए स्टैंडर्ड माना गया था 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन को, क्योंकि उसके मुकाबले सभी एटम का वजन होल नंबर मल्टीपल आ रहा था। यहां तो क्लोरीन का 35.5 आया है सर, तो ये क्या झोल है सर? तो चल इन्हीं का सॉल्यूशन अब मैं बताऊंगा मेरे बेटा जी को। एवरेज एटॉमिक वेट, अरे हाँ सर जी, सुना है हमने, बहुत ज्यादा सुना है एवरेज एटॉमिक वेट, इससे भी नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सीख ले मेरे छोटंकू। हाँ ठीक है सर, क्या होता है सर वो? सर इन चीजों का जवाब दो कि ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया, और ये न्यूट्रॉन 18.5 होते हैं क्या क्लोरीन के न्यूक्लियस में? तो यही सब का मैं जवाब दूंगा। अब दिल थाम के बैठी हो, अब हम करने जा रहे हैं इन्हीं सब का जवाब देने के लिए एवरेज एटॉमिक वेट। सुनता जा मेरे पगलू, ठीक है सर। अब भाई साहब, आपने बचपन से सुना होगा आइसोटोप्स। हाँ सर सुना है आइसोटोप, क्या होते हैं? बैठे बैठे चिल्ला के बोलना, क्या होते हैं आइसोटोप? बेटा जी दुनिया में देखा गया है एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम होते हैं? एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम, हाँ, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। हाँ बेटा, जैसे क्लोरीन के प्रकृति में 2 प्रकार के एटम देखे गए हैं नेचर में, एक Cl35, एक Cl37। अच्छा, मतलब क्या हुआ सर? मतलब क्लोरीन के नेचर में 2 प्रकार के एटम पाए जाते हैं प्रकृति में। एक वो ऐसा एटम पाया जाता है जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर देख दोनों का 17-17 है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट आते हैं। तो क्लोरीन के दुनिया में 2 प्रकार के एटम पाए जाते हैं, Cl35 मतलब इसका मतलब जिसका एटॉमिक मास 35 AMU आता है, और एक ऐसा क्लोरीन का एटम पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास 37 AMU आता है। ओहो, बट दोनों सेम एलिमेंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। ओके सर, ओके सर, तो एटॉमिक नंबर से सेम एलिमेंट डिसाइड होता है। ओके, तो प्रकृति में मेरे बेटा कुछ एलिमेंट्स के देखे गए हैं, प्रकृति में 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के एटम पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्हीं को बोलते हैं आइसोटोप्स। ओके सर जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसा तो कोई एटम ही नहीं है बेटा दुनिया में, क्लोरीन का है ही नहीं जिसका एटॉमिक मास 35.5 हो, है तो फिर ये कैसे आ गया सर? भाई दुनिया में तो क्लोरीन के 2 ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, एक वो जिसका एटॉमिक मास 35 AMU होता है, एक ऐसा एटम पाया जाता है क्लोरीन का जिसका एटॉमिक मास 37 AMU। ओ भाई साहब, फिर एक चीज होती है परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस, परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस
इसका मतलब प्रतिशत प्राकृतिक उपलब्धता सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस मतलब नेचर में कौन कितना परसेंट पाया जाता है। तो देखा गया है दुनिया में क्लोरीन के जितने भी एटम है ना, हाँ, उनमें 75% ये एटम है। तो ये कितना होएगा, ये 25% है दुनिया में मेरे बेटा। मतलब दुनिया में जितने भी क्लोरीन के एटम है ना, उनमें 75% ये वाला एटम जिसका एटॉमिक मास 35 AMU है, और ये वाला 25% पाया जाता है। ओके सर। अब अगर आपसे कोई पूछे, अब मुझसे कह रहे हैं ठीक है भाई क्लोरीन के 2 प्रकार के एटम है, एक का एटॉमिक मास 35 AMU, एक का 37 AMU। अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो मेरे बेटा अगर 35 बोलोगे तो इसके साथ अन्याय करोगे, अगर 37 बोलोगे तो इसके साथ अन्याय करोगे, क्योंकि दोनों ही तो क्लोरीन है। तो हम अन्याय नहीं करेंगे बेटा, हम न्याय प्रिय लोग हैं, हम पीडब्ल्यू हैं, पीडब्ल्यू, हम अन्याय नहीं करते, हम न्याय करते हैं। तो हम इनमें से किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, चल अब आजा। हम तो ध्यान रख, एवरेज एटॉमिक मास तब निकाला जाता है जब किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। मतलब किसी एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं तो उसमें हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्योंकि अगर तुम एटॉमिक मास 35 बोलोगे तो इसके साथ अन्याय करोगे, अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास ये बोलोगे तो इसके साथ अन्याय करोगे। हम अन्याय नहीं करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, मान लो, हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकलते हैं। मान लो कि दुनिया में क्लोरीन के 100 ही एटम हैं, मान ले मेरे बेटा, ऐसे ही करते हैं। लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन दुनिया। ओके सर, मान लिया दुनिया में क्लोरीन के 100 एटम है दुनिया, लेट 100 एटम्स है। तो अगर दुनिया में मान लिए क्लोरीन के 100 एटम है तो ये तो 75% है, तो इसके 75 एटम होंगे और इसके 25 एटम होंगे। फिर अगर मान लिया कि क्लोरीन के 100 ही एटम है दुनिया में, ठीक है, तो अब क्या करो, इन 100 क्लोरीन के एटम का टोटल वेट निकालो। टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स, टोटल वेट ऑफ 100 क्लोरीन एटम निकालो। उस 100 एटम में 75 एटम इसके हैं, इसके एक एटम का वजन 35 AMU, तो 75 एटम का वजन 75 इंटू 35 AMU प्लस उन 100 एटम में 25 एटम इसके हैं, एक एटम का वजन 37 AMU, तो 25 एटम का वजन 25 इंटू 37 AMU। ले टोटल 100 एटम का वजन आ गया क्लोरीन के। हाँ सर हाँ, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इतना आ गया, क्योंकि 100 में से 75 एटम इसके थे, 25 इसके एक एटम का वजन 35, तो 75 एटम का वजन 75 इंटू 35, इसके एक एटम का 37, तो 25। ओहो बहुत बढ़िया। अब तो 100 एटम का बेटा ये कुल जो वजन आया है, हाँ, वेट ऑफ 100 एटम्स जो आया है, इसको तू करके देख ले, ना माने तो करके देख ले, अजी करके देख ले, ये आया होगा 3550। करके देख ले, बेशक ये गुणा प्लस कर दे, 3550 आया होगा, ना माने तो कर ले। हाँ सर, वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इतना आ गया, करके देख ले 3550 आएगा। तो 100 एटम का वजन इतना, तो एवरेज एक एटम का वजन कितना, एवरेज एक एटम का वजन कितना, 3550 बाय 100। हाँ सर हाँ, तो ले मेरे पगलू 35.5 आया। ओए होए होए, आज मेरे बच्चे को समझ में आया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों आता है। क्लोरीन ही नहीं, किसी का भी एटॉमिक मास अगर फ्रैक्शन में समझ जा, वो एवरेज निकाला गया है, और एवरेज एटॉमिक मास हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। ओके, परसेंटेज एबंडेंस दी होगी आपको क्वेश्चन में। अच्छा, फिर हम टोटल 100 एटम मान ले, परसेंटेज एबंडेंस से पता है इसके कितने इसके कितने, टोटल 100 एटम का वजन निकाल, टोटल 100 एटम का वजन आ गया, तो एवरेज एक का निकाल डाल मेरे पगलू। आ गया मेरे बेटा। अब देख, प्रीवियस ईयर आया हुआ एक और क्वेश्चन कराता हूं, अगर किसी को नहीं आया होगा तो अच्छे से ऐसे ही करते हैं, बार बार करा दो। अगला क्वेश्चन देखियो, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, दिल थाम के देखना। क्लियर हो गया कैसे करना है, पक्का? देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड टफ।
ठीक है ना। कुछ इस दुनिया मैं बता रहा हूं बेटा जी, केमिस्ट्री आपको इतनी आसान लगने वाली है, आप एक एक क्वेश्चन को यूं फोड़ोगे। बट हाँ, न्यूमेरिकल में एकदम से चैंपियन नहीं बनते, मैं फिर से बता दूं। मैं क्लास में जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनको अपने से भी प्रैक्टिस करना है, डीपीपी भी करने हैं। आप 10 दिन 15 दिन बस मेरे साथ लगो तो सही, तुम न्यूमेरिकल्स में चैंपियन हो जाओगे मेरे बेटा। क्योंकि जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच है ना ब्रेन में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में, और तू सीखता जा, तुझे सब समझ में आएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। बट हाँ, जब तक खुद से पेन नहीं चलाएंगे तो दिमाग में ना कनेक्शन नहीं जुड़ेंगे, इट टेक्स सम टाइम, बट हो जाएगा, तू टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब इसके ऊपर एवरेज एटॉमिक वेट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लेता हूं मेरे बेटा। ओके सर, PYQ है, इसको मेरे बच्चे करेंगे, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है, ठीक है। ओके सर जी, क्वेश्चन ये है, बोरोन एग्जिस्ट एज, ओके, बोरोन एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप्स, ओके, बोरोन के 2 आइसोटोप हैं, B10 एंड B11, ओके। कह रहा है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन if percentage abundance of B10, percentage abundance of B10 is 80%। कम ऑन मेरे बेटा जी, मुझे पॉज करके करने का प्रयास करो, करो। प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बेटा। A 10.2, B 10.8, C 11.2, D none of the above। कम ऑन मेरे बच्चों, करके दिखाओ, मुझे पॉज करके इसको अभी के अभी करने का प्रयास करो। कर सकते हैं आप लोग। कह रहा है बोरोन के 2 आइसोटोप हैं, B10 एंड B11, ठीक है। कह रहा है एवरेज एटॉमिक वेट निकालो बोरोन का अगर परसेंटेज एबंडेंस ऑफ B10 इज 80%। कम ऑन माय किड्स, यू पीपल कैन डू इट। मेरे को पता है मेरे बच्चे दमदार हैं, अरे आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को करके मेरे बच्चे डॉक्टर बने, तुम भी बनो, देखो हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना कैसे करना है, मैं अपने बेटा जी को कराता हूं, ठीक है सर। करा दो, करा दो सर, करा दो, करा दो। तो देख बेटा, बोरोन के 2 आइसोटोप है, बिल्कुल वैसे ही करना होता है बार बार, ठीक है सर। एक है B10 एंड B11, एब्सोल्युटली राइट सर। ओके सर, B10 और B11 है, बिल्कुल सर। मतलब इसका एटॉमिक मास 10 AMU होगा, इसका एटॉमिक मास 11 AMU, ओके। कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास, ये 80% है। ओहो, ये 80% है बेटा प्रकृति में, तो ये 20% होगा। अरे टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना, जब ये 80% है तो 20% होगा। हाँ, तो मेरे बेटा अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। मान लो टोटल एटम बोरोन के दुनिया में 100 हैं, लेट 100 एटम्स ऑफ बोरोन, लेट 100 एटम्स ऑफ बोरोन इन दुनिया। हाँ सर, अगर दुनिया में बोरोन के 100 एटम है तो ये 80% है, तो इसके 80 एटम होंगे। हाँ सर, इसके 20 एटम होंगे। हाँ सर, पता लग गया। टोटल 100 एटम अगर होते दुनिया में तो इसके 80 एटम है, तो 100 एटम ऑफ बोरोन का वेट निकाल लो। वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ 100 बोरोन एटम्स, टोटल वेट ऑफ 100 बोरोन एटम्स निकालो। मुझे पता है अगर 100 एटम है टोटल दुनिया में तो इसके 80 है, तो इसके 80 एटम का वजन, इसके 20 एटम का वजन, टोटल 100 एटम का। एक एटम का वजन 10 AMU, 80 एटम का वजन 80 इंटू 10 AMU, इसके 20 होंगे। एक एटम का वजन 11 AMU, तो 20 एटम का वजन 20 इंटू 11 AMU, तो 100 एटम्स का कुल वजन आ गया, 100 बोरोन एटम्स का कुल वजन आ गया 800 प्लस ये 220। अरे बोलना, 800 प्लस 220 1020। नहीं, हाँ ये 800 हो गया, 800, और ये, हाँ सर, हाँ तो ये 1020 आ गया। अरे 800 प्लस 220 1020,
तो 100 एटम का वजन 1020 AMU। तो एवरेज एक एटम का वजन क्या होएगा? 1020/100। वाह सर वाह। 102/10 10.2। एक है सर जी, सर जी। शाबाश सर जी, वो बहुत बढ़िया सर जी। दिल खुश हो गया, अपने मन से दिया था डाटा। वाह सर वाह। अगर B10 80% है, हाँ तो देख एटॉमिक एवरेज जो है ना इनके एटॉमिक मास के कहीं बीच में ही आएगा, और जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसके ज्यादा पास होगा। हाँ सर, B10 की 80% ज्यादा थी, तो देखो 10 के पास ज्यादा गया एवरेज, 11 से दूर है। ऐसी देख यहां भी देख 35 37 के बीच में ही आएगा एवरेज एटॉमिक मास। हाँ बट इसकी ज्यादा था तो 35 के पास ज्यादा आया होगा एवरेज। हाँ सर बिल्कुल, जिसकी परसेंटेज ज्यादा उसके पास ज्यादा होता है। वाह सर वाह। सच बता मेरे बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का भी क्वेश्चन आएगा, मेरा बच्चा फोड़ देगा ना? पक्का? और करेंगे अभी हम क्वेश्चन, ठीक है? बट मेरे बेटा ईमानदारी से बताओ, आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है ना? आज हम लोग इतना ही करेंगे, एंड आई होप कि आज पहली क्लास है, ठीक है ना? आराम से करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया करेंगे सब कुछ, बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है ना? आराम से करेंगे सब कुछ, कोई जल्दबाजी, क्रैश नहीं करना अपन को तुम्हारे सपनों को उड़ान देनी है। बेशक क्रैश कोर्स है बट इसमें क्रैश नहीं, हम फ्लाई करेंगे मेरे बेटा। और देखिए एक एक चीज आपको समझ में आई होगी, और मैं आपको बता रहा हूं जैसे एक एक चीज आसानी से आज समझ में आई, पूरी थ्रू आउट केमिस्ट्री इतनी ही आसान होती है, बशर्ते आपको रट्टे ना लगवाए जाएं। अगर याद नहीं करना तो चीजें बहुत मजेदार होती हैं, हर चीज में इंटरेस्ट आ जाता है मेरे बेटा। और मेरा पर्पज यही रहता है, बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति प्रेम डेवलप कर दो। Once you will start loving the studies, then sky is the limit. You can achieve anything, whatever you wish for. And और करेंगे अपन लोग। 17 साल से मेरे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? आप जैसे बच्चों को डॉक्टर बनने में हेल्प कर रहा हूँ, अपन लोग भी करेंगे, बढ़िया से करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की चीजें सारी समझ में आई हैं मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ तो अब मेरे बच्चे, मैं आपको अब कुछ मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना? हाँ और कमेंट करके मेरे बेटा, हाँ नाम तुम्हारे ताकि पता लग जाए मेरे को, है ना? हाँ तो चलो अब मेरे बच्चे, अब आज मैं क्या देता हूं, आज तो शायद डीपीपी नहीं मिला होगा, है ना? आज पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, है ना? तो आज डीपीपी नहीं, अगली क्लास से मिलेंगे। तो होमवर्क क्या है, जो भी मैंने आज क्लास क्वेश्चंस कराए हैं, हाँ इनको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, अपने से सॉल्व करना है। ओके सर जी। और जिनको लगता है नहीं अच्छे से आ गए, है ना, जिनको लग रहा है अच्छे से आ गए, तो वो अभी क्या करना, वो मेरे बेटा आप, खैर अभी आज की क्लास से बहुत ज्यादा नहीं हुए होंगे, है ना? एवरेज एटॉमिक वेट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरली, क्योंकि आज ये बेसिक हम लोगों ने कराया है। तो बस आज का होमवर्क यही है, अगली क्लास से आपको डीपीपी शीपीपी भी मिलेगा, ठीक है ना? हाँ क्योंकि तब तक सफिशिएंट इतना हो जाएगा कि जिससे आप कर सको। तो बहुत बढ़िया। तो आई होप मेरे बेटा जी आज की क्लास मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई है, ठीक है? ऐसे ही पढ़ेंगे मेरे बेटा, तुम भी मुझे काफी सिंसियर बच्चे लग रहे हो, ठीक है ना? इसलिए लग रहे हो, अब बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता हम सिंसियर हैं? इसलिए मेरे बेटा क्योंकि एंड में जो बच्चा करना चाहता है, मतलब अभी वो बच्चे ज्वाइन करते हैं ना जो हु आर सीरियस, अभी तक आते आते ना मेजोरिटी बच्चे तो सरेंडर कर चुके थे, नहीं मुझसे नहीं होगा। बट अगर कोई बच्चा अभी भी वो करना चाह रहा है तो मतलब ही सीरियस फॉर क्रैकिंग इट, तो कर लोगे आप लोग, ठीक है ना? और दमदार हो, विश्वास रखो मेरे बेटा, आप जैसे बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, कोई अलग से सींग नहीं लगे होंगे। बस हाँ क्या चाहिए आपको, डेली पढ़ना होगा, टीचर्स की बात को फॉलो करना। अभी बस 5 महीने और बच्चे बन के रहो कि यस आई विल डू इट, जो टीचर बोल रहे हो वैसे करूंगा मैं। नहीं होता ना, एक थोड़े से हम बड़े हो जाते हैं तो अरे सर आप क्या बताओगे, अपन को सब पता है, नहीं वो नहीं। अभी 5 महीने और बच्चे बन के रहो, विश्वास मानो अच्छा करोगे, ठीक है ना? टीचर जो जो होमवर्क दे उनको करना है और हो जाएगा। और तुम दमदार हो, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो, है ना? और हमने किया है, इस बैच से हमने क्रैश कोर्स से बहुत निकलते हैं सिलेक्शन मेरे बेटा, ठीक है? तो मुझे तो बड़ा आज मजा आया, पहली दिन थी तो काफी एनर्जी मैंने लगाई, है ना? डेली लगाएंगे, हमेशा ऐसे ही करता हूं मैं तो, है ना? और आई होप आप लोगों ने बेटा एंजॉय किया, ऐसे सीखो, मजेदार है,
बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ भी रटेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।